यहाँ इस वीडियो में मेरा कथ्य जो है जिस पर मुझे बतलाना है वो अपठित अवबोधनम है। मतलब वैसा अवबोध, वैसा गद्यांश जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है, या यदि पहले पढ़े भी हैं तो आपके कोर्स बुक से वो संबंधित नहीं है। जो आपकी मूल पुस्तक है संस्कृत की, उससे जो गद्यांश आएंगे अपठित अवबोधनम कहलाते हैं। अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ, मतलब बिना पढ़े हुए पाठ से गद्यांश को दे देना और उससे संबंधित प्रश्नों को पूछना, ये सब आपको अपठित अवबोधनम की इस क्रिया में आपको मिलेगा। और इसी का जिक्र भी आज इसमें है। यहाँ एक असुविधा ये आती है कि बच्चे संस्कृत का हिंदी रूपांतरण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर प्रश्न वास्तव में कह क्या रहा है या प्रश्न का मतलब क्या है। तो थोड़ी उन्हें परेशानी होती है। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा, दोनों बच्चों को ध्यान में रखते हुए, वो बच्चे जिन्हें संस्कृत में ट्रांसलेशन बनाने आता है और दूसरे वो बच्चे जिन्हें संस्कृत में ट्रांसलेशन बनाने नहीं आता है। दोनों को लक्ष्य कर कर जो मैं इसमें निर्धारित किया हूँ, जिस तरीके से बांटा हूँ, ताकि आप इसे समझ पाएंगे। तो जो बच्चे संस्कृत ट्रांसलेशन बना पाते हैं या संस्कृत की हिंदी कर पाने में सक्षम है, उन्हें इसमें काफ़ी सुविधा होगी। लेकिन वैसे बच्चे भी निराश नहीं होंगे जो संस्कृत की हिंदी नहीं कर पाते हैं। लाइव क्लास में जितना होगा मैं प्रयास करूंगा। विद्यालय तो खैर खुलेगा ही, जब विद्यालय खुलेगा तो ट्रांसलेशन पक्ष को भी मैं मजबूत करूंगा, इसलिए कि किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं रह जाए। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना ध्यान एकाग्र करेंगे और इसे समझेंगे। एक बार में समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं है, 2 बार में समझेंगे, कोई परेशानी नहीं है। मुझे नहीं आता है ये समस्या नहीं है। समस्या मुख्य ये होती है कि आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। यदि सीखना चाहते हैं तो नहीं आने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो हम इस उत्साह के साथ इस टॉपिक को देखेंगे। अब कुछ मैंने इसमें रखा है ध्यान रखने योग्य बात। मैंने किन किन बिंदुओं पर यदि हम ध्यान देंगे तो अपठित अवबोधनम से संबंधित सारे प्रश्नों को हम सही तरीके में हल कर पाएंगे। तो पहला जो बिंदु है, जो मैं ये ब्लॉक में घेरता गया हूँ, पहला जो है कहता है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ें ताकि समझ में आए। गद्यांश को 1 बार 2 बार 3 बार काफ़ी है, आप पढ़ेंगे ताकि गद्यांश के कहने का भाव क्या है या किन बिंदुओं पर पूरे गद्यांश का सार केंद्रित है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। दूसरी बिंदु है, इस बात का ध्यान रखें कि उत्तर गद्यांश से ही हो। इससे 2 फायदे हैं। उत्तर गद्यांश से हो तो आपको खोजने के लिए कहीं दूर नहीं भटकना पड़ेगा, और चूंकि गद्यांश लिखा हुआ है, प्रिंटेड है पेपर आपको जो मिल रहा है, तो स्पेलिंग मिस्टेक की भी संभावना आपको बहुत न के बराबर रहेगी यदि आप गद्यांश से ही उत्तर लेने की कोशिश करेंगे तो। तीसरा है, भाषिक कार्यों के प्रश्नों के उत्तर हेतु गद्यांश की सहायता लेनी चाहिए। जो भाषिक कार्यम होता है ये 3 पार्ट में अपठित अवबोधनम होता है। सबसे पहले पूछता है एक पदेन उत्तर, जो यहाँ मैं संकेत आगे दूंगा कि एक पद में उत्तर, मतलब 1 वर्ड में उत्तर देना है। फिर आता है पूर्ण वाक्य में उत्तर, मतलब पूरे वाक्य में, मतलब एक सेंटेंस कम से कम मिनिमम होना चाहिए, फुल स्टॉप पूर्ण विराम होना चाहिए, उसमें उत्तर देना है। और तीसरा जो प्रश्न आता होता है भाषिक कार्यम, ये महत्वपूर्ण होता है। क्यों कि व्याकरण की बगैर सटीक जानकारी के भाषिक कार्यम से संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी परेशानी होती है, थोड़ी नहीं काफ़ी परेशानी होती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि व्याकरण की यदि कम भी जानकारी है आपके पास तो आप भाषिक कार्यों से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएँ। इसके लिए ध्यान रखेंगे कि भाषिक कार्यों के प्रश्नों के उत्तर हेतु गद्यांश की सहायता लेनी चाहिए, ताकि गद्यांश में भी आपको इतना तो निर्विवाद ही है कि आपको 75% उत्तर जो हैं भाषिक कार्यों से संबंधित गद्यांश में यदि खोजेंगे तो मिल जाएगा। अब इसके बाद आती है बारी जो फिर यहाँ से
कॉलम आपको लिया गया है, इसमें है कि संबंधित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से लें। इसी बात के यहाँ भी संकेतक गद्यांश से लेनी चाहिए, और यहाँ से भी देखिए संकेतक गद्यांश से लें, क्योंकि हर चीज को अलग अलग करके समझाया गया है कि जो भी प्रश्न आपको होगा उसका उत्तर आप गद्यांश से लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ है कि एक पदेन उत्तरत का उत्तर एक पद में ही आप दें। ऐसा होता है, देखने को मिलता है स्कूल में बच्चे ऐसा कर गुजरते हैं, और जो बोर्ड कॉपी की मैंने जो चेकिंग होती है उसमें भी मैंने अनुभव किया है, देखा है कि बच्चा आंसर सही लिख रहा है लेकिन एक पदे में उत्तरत है और ये पूरे पूर्ण वाक्य में उत्तर को लिख दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो एक पदेन का उसका उत्तर सही है उसी को टिक लगाकर नंबर दे दिया जाता है, लेकिन वो एग्जामिनर की मर्जी पर है। यदि वो चाहे तो अंक काट सकता है कि नहीं एक पदेन में है तो आप पूर्ण वाक्य में क्यों लिखें। तो हम ऐसी मुसीबत को आखिर मूल ही क्यों लें, जरूरत क्या है, कम लिखना पड़ा और अच्छी बात है। हाँ, थोड़ी सी आपको आपके अंदर ये हो जरूर बात होनी चाहिए कि आप जो उत्तर लिख रहे हैं वो सटीक है, मैंने कॉन्फिडेंस थोड़ा मजबूत होना चाहिए कि नहीं मैंने जो एक पद लिखा है एकदम सही है और उसका यही उत्तर होगा ही, ये कॉन्फिडेंस होनी चाहिए एक पद में उत्तर लिखने के लिए, ताकि उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो एक पद, अच्छा जो पूर्ण वाक्य से संबंधित प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर, उसका उत्तर पूरे वाक्य में दे, पूर्ण वाक्य में दे। वो एक तो कम से कम होगा, और दो भी हो सकता है तो उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, या न उससे बोर्ड को कोई एतराज होगा। तीसरा, अब इसके बाद है कि शीर्षक चयन करने में, मतलब शीर्षक का चयन करने में जो अंत में पूछता है कि इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखिए, और 1 नंबर का प्रश्न होता है, केवल शीर्षक लिख देना है। तब इसके पहले ये प्रश्न 2 नंबर का होता था। तो गद्यांश का केवल शीर्षक लिख करके आप 1 नंबर ले सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं इसमें करनी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि शीर्षक का संबंध पूरे गद्यांश से हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपको गद्यांश दे दिया जाए कि गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, इयं हिमालयात् निसृत्य भूमौ प्रवहति। एकदम साधारण सा शब्दों को मैं बोल रहा हूं। श्रूयते राज्ञा भगीरथेन इमाम गंगाम नाकात पृथ्वी तले आनीता। ऐसा कहा जाता है कि राजा भगीरथ कठिन तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से, नाकात स्वर्ग से, नाक स्वर्ग का पर्यायवाची है, धरती पर लाए। तस्मात् कालात, उस समय से, इयम भागीरथी कहते थे, इस गंगा का नाम भागीरथी। अब मान लीजिए मैंने ये 4 पंक्तियां आपको रखी, बहुत चूंकि धीरे धीरे मैं बोला हूं इसलिए आप लोग लिख भी पाए हैं, या यदि कोई नहीं लिख पाए हैं तो एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, यदि कागज कलम आप लेकर के नोट भी कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। अब आपको प्रश्न होगा कि गंगा भारतस्य कीदृशी नदी अस्ति, कैसी नदी है। तो कैसी नदी है, एग्जैक्ट जो उत्तर होगा, एकदम एक्यूरेट आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पवित्रतमा, काफी पवित्र, पावन। तो उत्तर को हो जाएगा पवित्रतमा, बस, इसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि गंगा कीदृशी नदी अस्ति, पूर्ण वाक्य में उत्तरत में, तो हम पूरा का पूरा लिखेंगे कि गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, इसी का उत्तर पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। एक पद में पूछा तो एक पद में होगा। अब भाषी कार्यों से जो प्रश्न पूछता है उसमें देखिए क्या होता है। अब जैसे मैं इसी सेंटेंस को रख रहा हूं कि गंगा भारतस्य पवित्रतमा अस्ति, अब प्रश्न हो जाएगा अस्ति क्रियापदस्य कर्तृपदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम। अस्ति क्रियापद का गद्यांश में कर्ता पद क्या है, तो कर्ता पद क्या है, गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति, कौन है, तो गंगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा। अब ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अत्र या गद्यांश से गंगायै
किम क्रियापदम अस्ति, गंगा के लिए कौन सा क्रियापद है, तो उत्तर हो जाएगा अस्ति। तो भाषी कार्यों का जो प्रश्न होगा उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछता है, जैसे कर्तृ पद क्या है, क्रियापद क्या है, या इसका विलोम पद क्या है, या इसका विपर्जय विपरीतार्थक पद क्या है, ये आपको पूछेगा। इसका पर्यायवाची पद क्या है, गद्यांश में इसके बदले में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब जैसे मान लीजिए रामः मंदिरम दृष्ट्वा अगच्छत्, राम मंदिर देख कर गया। अब आपको प्रश्न कर ऐसे भी दे देगा कि दृष्ट्वा पदे कह प्रत्यय, दृष्ट्वा पद में कौन सा प्रत्यय है, तब आपको कहना पड़ेगा कि धातु जो है सो दृश्य है और कत्वा प्रत्यय है। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से भाषी कार्य में व्याकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न को आसानी से थोड़ा घुमावदार बनाकर वो पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार फिर हम इसे ध्यान में रख लें। हालांकि ये तो वीडियो आपके पास रहेगी, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बड़ा कर करके देख पाएंगे। कोशिश मैं किया हूँ कि पूरी तरह से आपको पढ़ने में आ जाए कि गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर हम गद्यांश से ही देने की कोशिश करेंगे। एक पद ना उत्तरत का उत्तर हम एक पद में देंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तरत का हम पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे, और भाषिक कार्यों में जो है उसमें हम गद्यांश की सहायता लेंगे। और शीर्षक तो ज़्यादा उत्तर बेहतर बनेंगे, और शीर्षक चयन में भी हम गद्यांश की सहायता लेंगे कि किन या किस वस्तु पर, किस चीज़ पर पूरा का पूरा गद्यांश जो है सो केंद्रित है। तो शीर्षक चयन में काफ़ी आसानी होगी। इससे संबंधित अपठित और बोधनम से आपके जितने भी सारे प्रश्न होंगे या जो आपके ख्याल मस्तिष्क में आएंगे, जो पूछना चाहेंगे, वो सारी बिंदु को मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास में आपको बताया जाए।